हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक चार्ज। हम इस लेक्चर में जो हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कोई भी लेक्चर मेरा देखने में। आप इजीली थोड़ा करते करते पूरा चैप्टर आपको कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बस आपको ठीक से देखना है और जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप लिखते चलिएगा और इसके छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन करते समय आपको उससे थोड़ी सी मदद मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और चार्जेस किस तरीके से क्वेश्चन इस पे बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी केमिस्ट्री बात करते हैं, देखते हैं आपको कितनी केमिस्ट्री याद है। तो आपको पता होगा एटम किसे कहते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सिस्टम और एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स जेड ए से होता है, जहां जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये बात समझ में आती है और हमें ये केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था क्लास 9th में कि z इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होता है बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या चीजें हैं तो ये भी हमने पढ़ रखा था। इट इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो एटम है वो तीन चीजों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये बात समझ में आती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर भाई भाई और एक घर में रहते हैं। इस घर का नाम क्या होता है? न्यूक्लियस। इस घर का नाम क्या है बच्चे? न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया न्यूक्लियस, जिस घर के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस घर के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? बोलिए। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स के अंदर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस एक घर है अगर, तो घर के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है और बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो अगर आंधी तूफान आता है तो ज़्यादा इफेक्ट कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे कि प्रोटॉन्स होंगे? जाहिर सी बात है जो घर के बाहर होगा वही अफेक्टेड होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब अगर कुछ होता है, बारिश होती है तो भीगेंगे भी इलेक्ट्रॉन्स, आंधी तूफान होती है तो खराब भी इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ये बात समझ में आती है? चलिए ठीक है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा अपनी केमिस्ट्री में जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और साथ ही साथ एक टॉपिक ये भी था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आपको याद होगा जब हम एटम के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं जैसे मान लीजिए सोडियम है Na, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 281। ठीक है, अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। मतलब ये पॉसिबल है कि कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब अगर Na इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को तो ये बन जाता है Na+। ये प्लस जो है इसी को बोलते हैं चार्ज। इसी तरीके से एक क्लोरीन बहन जी होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर होता है 17, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 आएगा। अब इसको ऑक्टेट करने के लिए ये 7 तो डोनेट करेगी नहीं, तो ये क्या करती थी? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती थी और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती थी ये बन जाता था Cl-। आई बात समझ में? तो यहां से हमें ये पता चल चुका है कि इट इज पॉसिबल टू लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ये बात समझ में आती है? चलिए ठीक है, तो एक बात ये तय हो गई कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। इसी टॉपिक को लेके हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉपर का एलिमेंट है, कॉपर का एक सब्सटेंस है, दिस इज कॉपर। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, है ना। तो इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर 29 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 29 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे कितने? 29। ये बात समझ में आती है? मतलब एक एटम के अंदर 29 एटॉमिक नंबर में 29 प्रोटॉन और 29 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। चलिए
तो अगर ये सब्सटेंस है तो कितने एटम से मिलके बना होगा ये सब्सटेंस? इनफाइनाइट एटम से मिलके बना होगा, जाहिर सी बात है। अगर इनफाइनाइट एटम से मिलके बना होगा तो इसमें प्रोटॉन्स के नंबर कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने होंगे? इनफाइनाइट प्रोटॉन और इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आती है। लेकिन ये यहां से श्योर हो गया है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को देख के खुशी से रह रहे थे। लेकिन सडनली आप आए और आपने क्या किया, इसको पकड़ के रब करना शुरू कर दिया। और जैसे ही आप इसको रब कर रहे हो सकता है आपके हाथों में कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के लॉस हो गया और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके हाथ में आ गए। इज इट पॉसिबल? क्योंकि हमने यहां पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। आई बात समझ में? तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो मान लेते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो उस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से एक प्रोटॉन बेचारा अकेला हो गया कि नहीं हो गया? अगर मान लें इसके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन और 29 प्रोटॉन थे तो अब इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 28, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 29। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से एक प्रोटॉन एक्सेस हो गया है और वही प्रोटॉन इस मैटर के अंदर एक बवाल कर देगा और इसी बवाल को बोलते हैं क्या? चार्ज। नहीं समझ में आया? फिर से शुरू करते हैं। बेसिकली हम चार्ज को डिफाइन करेंगे तो करेंगे कैसे? देखो, हम कह सकते हैं इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which arise due to ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे एक टर्म आया है इंट्रिंसिक। का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि ये जो प्रॉपर्टी आ रही है वो अंदर से आ रही है। जैसे कि मान लो आप बैठे हुए हो, आपसे किसी की लड़ाई हो गई, या फिर मान लो पिताजी बैठे हैं, आप उन्होंने आपसे कुछ कहा, आपने उनकी नहीं सुनी, वो आए 2 थप्पड़ रख दिया आपको। तो 2 थप्पड़ रखने के बाद क्या होगा? आंसू निकलेंगे। तो वो आंसू आपके अंदर से निकलेंगे, तो उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है? तो जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस प्रोटॉन के एक्सेस होने की वजह से जो नेचर प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, उसी नेचर को, उसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्या? चार्ज। याद रहेगा? तो व्हाट इज द चार्ज? इट इज डिफाइंड एज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which arise due to transfer of electrons। क्लियर है? चलिए टाइप ऑफ चार्ज की बात करते हैं। 2 तरीके से किसी बॉडी पे चार्ज आ सकता है। नंबर 1, अगर वो इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर दे, या फिर नंबर 2, इलेक्ट्रॉनों का गेन हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर इलेक्ट्रॉनों के लॉस से चार्ज आता है तो हम देख रहे हैं जब भी कोई सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था तो उस पर प्लस साइन आ रहा था। इसका मतलब इसको बोला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है तो उस केस में जो चार्ज आ रहा है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस आर 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कह सकते हैं कि नहीं? बोलिए, समझ में आई बात? पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेगेटिव चार्ज कब आ रहा है? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ये आप कॉपी में लिखते चलिएगा। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले चार्ज, व्हाट इज चार्ज लिखिएगा। फिर लिखिएगा टाइप ऑफ चार्ज, इट इज 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव के आगे डैश करके लिखिएगा ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव के आगे डैश करके लिखिएगा ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आपको बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। नंबर 1, अगर हम 2 प्रोटॉन्स की बात करें या 2 पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? इसको ऐसे समझिए, एक जंगल है, ठीक है, उसमें एक शेर रहता है, एक शेर है, ठीक। उसी जंगल में दूसरा शेर आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, जाहिर सी बात, लड़ाई होगी दोनों के अंदर। लेकिन अगर वहीं पे मान लेते हैं शेरनी आ जाए तो ये भी सोचेगा कब तक अकेले रहें, है कि नहीं? तो अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर दोनों लाइक हैं तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो हम कह सकते हैं लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा निकलेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा निकलेंगे तो होल नंबर्स के फॉर्म में निकलेंगे। होल नंबर का मतलब हो गया कि W इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि 1.2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो इस टर्म को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत, चलिए हम आपको लिख देते हैं फटाफट। तो जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज तो हमने पहले पढ़ ली। नंबर एक क्या था, लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। लाइक रिपल पहली क्या थी, लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी क्या होगी, चार्ज आर क्वांटाइजेशन, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। नंबर 3 क्या होगी, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ होल नंबर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ होल नंबर। आप यहां पे इंटीजर्स भी लिख सकते हैं तब भी चल जाएगा, ठीक है। नंबर 3 क्या होगा, एक होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है जैसे मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, एक हाथ ए है और ये हाथ बी है, ठीक है। ए और बी को आपस में हम रब कर रहे हैं। जब हम रब करेंगे तो क्या होगा, ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मान लेते हैं और बी में जा रहे हैं, ठीक। अब ए ने कहे कि हमने 100 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, लेकिन बी कहे कि हमारे पास 90 ही पहुंचे हैं, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, नीचे गिर गए, या तो हो सकता है एयर में गायब हो गए हो। यही दो पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसा नहीं संभव है। अगर ए कह रहा है कि हमने 100 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो बी के पास 100 ही ट्रांसफर होके आएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएं। तो या तो ए झूठ बोल रहा है, इसने 90 दिए होंगे, या तो बी झूठ बोल रहा है, इसने 100 लिए होंगे और 90 बता रहा है। आई बात समझ में। तो देयर आर नो लॉस ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों का कभी भी लॉस नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हम तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेस आर कंजर्व्ड। क्लियर है। और चौथा होता है इसका सिंपल सा फॉर्मूला जिसको बोलते हैं Q इज इक्वल्स टू NE, जहां N क्या है और Q क्या है। Q होता है बच्चे चार्ज, ठीक है। N होते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, और E होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। यूनिट क्या हो गई इसकी, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन आती है 80। अब ये 80 कहां से आया है उसको आप देख लीजिए। देखो Q इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, IT पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अरे भाई I इज इक्वल्स टू Q बाई T, क्लास 10th। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, है ना। तो I इज इक्वल्स टू Q बाई T, तो Q इज इक्वल्स टू हो गया IT। ये बात समझ में आता है। I एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए इसकी डायमेंशन हो जाएगी A एम्पियर, और T टाइम होता है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल T। तो नाउ द व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, दिस इज 80। याद रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे उसको देखते हैं। देखो इरेज कर दूं मैं इसको। देखो भाई, मान लो एक मैटर है, एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, और इसने क्लेम किया है कि इसके अंदर से लॉस हो रहा है 1000 इलेक्ट्रॉन्स का। कितना इलेक्ट्रॉनों का, 1000 इलेक्ट्रॉन्स का। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ चार्ज गेन बाई सब्सटेंस, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज गेन किया होगा।
तो चार्ज निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला भी अभी हमने क्या पढ़ा, QE, क्या पढ़ा, सॉरी N, Q इक्वल टू NE, यही तो पढ़ा, जहां N क्या थी, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, यही तो थे ना, और ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, 1000 का, तो 1000 हो गया, इनटू E की वैल्यू, पेज पलट के देखिए क्या लिखा है आपने, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, यही तो लिखा था, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 जीरो, तो पावर 3 ऐड होगी तो कितना आ जाएगा, -16 क्या, कूलम। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। इस पे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, तो नेचर का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, क्या लगता है, लॉस हो रहा है, तो लॉस होने का मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव, तो इसका मतलब कैसा नेचर होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत, चलिए। एक बार यूपीटीयू का मैंने एक पेपर देखा था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था, क्या मास में चेंज होगा, इज चेंज ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस, बताइए क्या मास में चेंज होगा, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मास तो कम हो रहा होगा। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे Me इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, इतना एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो हाँ, यस, मास में चेंज होगा, कितना चेंज होगा, दिस इज डेल्टा M विच इज इक्वल टू 1000 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन which is become 10 to the power 3 into 9.1 into 10 to the power कितना, -31, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.1, तो 9.1 ही रहेगा, इंटू 10 टू दी पावर, बेस सेम, पावर ऐड, तो 31 में से 3 गई, हाँ भैया 28, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, 28 क्या, kg, इतना मास चेंज हो जाएगा, इतना मास कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये नहीं पूछा है, कितना कम हो जाएगा ये पूछा है आपसे। क्लियर हो गया। देखो ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया जो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मैं प्योर बोर्ड की बात कर रहा हूं, नो कंपटीशन, ठीक है, ये आपके होम एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपके स्कूल टीचर्स ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए, ठीक है। चलो इधर देखते हैं दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन। कभी कभी एक क्वेश्चन अक्सर आता है बच्चों के सामने कि दो बॉल्स हैं, मान लेते हैं एक बॉल ए है और दूसरी बॉल बी है, ठीक है, इन दोनों को आपस में रब करते हैं ए एंड बी और वापस से इनको अलग कर देते हैं, इनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर ए से बी में 100 ले लो, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके गए हैं, तो बताइए ए पे अमाउंट ऑफ चार्ज, बी पर अमाउंट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, फाइंड चार्ज ऑन ए एंड बी। तो देखो बच्चे, ए पर क्या होगा, ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ए पे चार्ज कितना आएगा, Q ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये क्या है, E, Ne, Q इक्वल टू Ne, इतने ही इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहे हैं, बी में, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी हमने लिखाई थी आपको, नो लॉस ऑफ चार्ज, है ना। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कहां गए हैं, बी में गए 100 इलेक्ट्रॉन, तो क्यू बी कितना हो जाएगा, गए हैं, गेन हो रहा है, मतलब माइनस आ जाएगा, कितना आएगा, 100 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। कोई आपत्ति, बोलिए,
ए के मास में क्या होगा, ए क्या क्लेम करेगा, मास रिड्यूस होगा कि मास बढ़ जाएगा, बोलिए गेन हो जाएगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कम होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा मास। कितना कम होगा आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg से, ठीक है। बी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मास बढ़ जाएगा, मतलब डेल्टा एम इक्वल टू पॉजिटिव होगा, और कितना होगा सॉल्व कर लीजिएगा, 100 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, पक्का। चलिए ये तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे कॉपर ही हम लेते हैं, एक कॉपर का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, कॉपर का न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर कितना है 29, और इसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन कॉपर एटम। तो जब चार्ज ऑन कॉपर एटम की बात करेंगे ना बच्चों, तो एटम के अंदर प्रोटॉन भी आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज हमेशा कितना होगा 0। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में घुमा देता है और बच्चे ये 0 लगा के चले जाते हैं कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस पे कहता है तो क्या आंसर होगा। तो एक बात बताइए, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, है ना, और कॉपर का एटॉमिक नंबर अगर 29 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 29 प्रोटॉन होंगे, होंगे ना भाई। और अगर 29 प्रोटॉन हैं तो उस पर चार्ज कितना होगा, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर, हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूट्रॉन है तो उसकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं, बचा कौन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा होगा, तो उसको निकालेंगे Q इज इक्वल्स टू NE से, जहां N कितना होगा, N होगा 29 और E कितना होगा, ये तो याद कर लिया भैया हम लोगों ने, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। मल्टीप्लाई आता होगा, नहीं आता तो कैलकुलेटर उठाइए और यही आंसर हो जाएगा, किसमें, यूनिट कूलम्स। क्लियर हो गया। चलिए इतने ही टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कंपटीशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके टॉपिक्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके हम बाद में लेक्चर्स लेंगे आपके, ठीक है। आप इतना अगर चार्ज पढ़ लेते हैं तो आपको 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपटीशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी चार्ज में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को हम तीन पार्टों में जानेंगे अलग अलग। नॉर्मल कूलम्स लॉ जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, नंबर 2 कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, नंबर 3 कूलम्स लॉ इन मीडियम, ठीक है। चलिए थैंक यू।